हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट SSC 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 29। इस सेशन में हम लोग GK GS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विद डिटेल्ड सोल्यूशन। हम क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ साथ ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे ताकि आने वाले SSC, रेलवे एज वेल एज अदर एग्जामिनेशन जिसमें भी GK GS पूछा जाता है सभी में आपका हेल्पफुल हो। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको GK के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं, बस आप इस सीरीज़ को एंड तक देख लीजिए एंड एग्ज़ाम देने चले जाइए। आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बनने वाला है। एंड अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन काइंडली सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें एंड कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। Who was the first woman election commissioner of Maharashtra? First woman election commissioner of Maharashtra was Neela Satyanarayanan. Correct answer इस क्वेश्चन का हो गया नीला सत्यनारायणन। This was previous year question. Previous year question में first woman commissioner जो पूछा election commissioner of Maharashtra, क्या आपको हर स्टेट का इस तरीके से याद करना है? देन नहीं, ये इसीलिए पूछा गया था क्योंकि इनका COVID-19 के बाद में डेथ हुआ था, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। हाउएवर राइट नाउ इनके क्वेश्चन इस तरीके से सिमिलर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हम सबको पता है, लेकिन एसोसिएटेड क्वेश्चंस तो आएंगे। तो हम एसोसिएटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कर लेंगे ताकि जो आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने उसमें हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स। महाराष्ट्र में जो डिस्ट्रिक्ट है टोटल कितने हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट। लोकसभा सीट सिंस 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हुए तो सीट्स राज्यसभा एंड लोकसभा के इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके सीट्स तो आप लोग याद कर ही लीजिए एटलीस्ट। एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स है लाइक दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उन सब के स्टेट, यूपी, उन सब के भी सीट्स याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। देन लोकसभा सीट्स महाराष्ट्र के कितने हैं? 48। राज्यसभा सीट्स 19। स्टेट एनिमल कौन सा है महाराष्ट्र का? देन इंडियन जायंट स्क्वेरल। एंड स्टेट बर्ड कौन सा है? येलो फुटेड ग्रीन पिजन। आपको इस तरीके से मैं अलग अलग क्वेश्चंस के साथ अलग अलग स्टेट का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड इस तरीके से याद करवा दूंगी, तो आपको एक्स्ट्रा से करने का ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ सीरीज़ को देख लीजिए, आपका हर GK का टॉपिक कवर होने वाला है। देन कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, इनका क्वेश्चंस तो एग्जाम में बनेगा ही। रश्मि शुक्ला फर्स्ट वुमेन DGP ऑफ महाराष्ट्र। फर्स्ट वुमेन DGP है, फर्स्ट वुमेन इंपॉर्टेंट है। कहाँ की? देन महाराष्ट्र की। कौन? रश्मि शुक्ला। एंड इनका अपॉइंटमेंट रीसेंट है, जनवरी 2024 में। 2025 के एग्जाम्स में ऑलमोस्ट 2024 जनवरी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। 2024 जनवरी टू दिसंबर तक के ही ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। एंड वी नो ऑल कि एग्जाम पैटर्न में इसी तरीके से पूछा जाता है। करंट अफेयर नाम का होता है बट 1-1.5 साल पुराना क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। देन कंचन चौधरी भट्टाचार्य IPS ऑफिसर जो थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। फर्स्ट वुमेन टू बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट, DGP ऑफ स्टेट, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। करंट DG कौन है? ITBP के। देन राहुल रजगोत्रा, इन्होंने जो इनका भी अपॉइंटमेंट जनवरी 2024 में हुआ। करंट DG ऑफ ITBP राहुल रजगोत्रा। फर्स्ट वुमेन DG ऑफ CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के फर्स्ट वुमेन DG कौन है? डायरेक्टर जनरल नीना सिंह। रिसेंट अपॉइंटमेंट है एंड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन। देन जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट इज 30 एंड करंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। करंट चीफ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? देन श्री B श्रीनिवासन इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दैट इज NSG। देन करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? 26 है एंड करंट है दिनेश कुमार त्रिपाठी। करंट हेड कौन है? सेंट्रल डिफेंस स्टाफ के। देन जनरल अनिल चौहान। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF दलजीत सिंह चौधरी। करंट CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल GP सिंह। रिसेंट अपॉइंटमेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। देन फर्स्ट वुमेन सर्जन इन इंडिया प्रेमा मुखर्जी। ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय। हैंड रिटन किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को? देन करेक्ट आंसर इज प्रेम बिहारी नरेन रायज़दा।
इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं हैंड रिटन वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में किसने लिखा था? देन इंग्लिश में हैंड रिटन किया था प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा ने। इसी तरीके से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में भी हैंड रिटन किया गया है। हु इज़ द कैलीग्राफर? देन वसंत कृष्ण वैद्य। कैलीग्राफर जो हाथों हैंड राइटिंग के जो माहिर इंसान होते हैं, जिनको राइटिंग के एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं, वो होते हैं कैलीग्राफर। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, दैट इज़ हिंदी में किसने लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? देन वसंत कृष्ण वैद्य। देन हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किसने किया था? देन नंदलाल बोस डेकोरेटेड हैंड रिटन कॉपी को डेकोरेट किया था। हाउएवर ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट किसने किया था? देन नंदलाल बोस एंड बेवहर राम मनोहर सिन्हा। इन दोनों ने, शांति निकेतन के आर्टिस्ट से इन दोनों ने ओरिजिनल वर्जन को डेकोरेट किया था। एंड ओरिजिनल कॉपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिटन किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेट कितना है? 3.75 किलोग्राम। टाइटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक हेलियम फिल्ड केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखा जाता है इन दी पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी। कौन सा गैस फिल किया हुआ है? हीलियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। देन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है, दैट इज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एनफोर्स कब हुआ था? कमेंस हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950। हाउएवर एडॉप्ट कब हुआ था? देन 26 नवंबर 1949। 1949 को हमने अडॉप्ट किया था एंड कमेंस हुआ था, दिस केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिस वजह से हम हर साल इसी डेट को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। Which of the following gases is used in electric bulb? इलेक्ट्रिक बल्ब में फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? देन मेजर गैस which we use in electric bulb is नाइट्रोजन एंड आर्गन। आर्गन एंड नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इनर्ट गैसेस का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, ताकि जो टंगस्टन है वो हीट हो जाए एंड फिलामेंट जो टंगस्टन से बना होता है वो हीट हो जाए एंड लाइट बल्ब ग्लो करे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। एडिशनल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दो गैसेस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। एंड इससे जो टंगस्टन फिलामेंट है वो डेटेरेट नहीं होता है क्विकली एंड इसी से जो लाइट बल्ब है उन सब हीट होने में भी हेल्पफुल होता है। अदर गैसेस जो यूज़ होता है वो इंक्लूड करते हैं हेलियम, नियॉन, नाइट्रोजन, क्रिप्टन एक्सेट्रा। जो इनर्ट गैसेस है वो सब यूज़ होते हैं। एंड हमारा जो लाइट बल्ब है वो डिस्कवर किसने किया था? एंड थॉमस एडिसन डिस्कवर्ड लाइट बल्ब इन द ईयर 1879। इंपॉर्टेंट पॉइंट है थॉमस एडिसन, याद रखिए आप लोग। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स हम देख सकते हैं। दिस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे क्वेश्चन बनते हैं। एनोमोमीटर डिस्कवर्ड बाय लियोन बैरिस्टा एल्बर्टी। एयरप्लेन किसने डिस्कवर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ब्रदर्स, दैट इज विल्बर एंड ऑलिव राइट। इन दोनों ने मिलकर एयरप्लेन को डिस्कवर किया था। बैरोमीटर, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, किसने डिस्कवर किया था? देन टॉरिसेली ने डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टेनर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। डिसल्व इंजन डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ डिसल। डायनामाइट किसने डिस्कवर किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एल्फ्रेड बी नोबेल, जिसके बाद नोबेल प्राइज़ इनके नाम पे ही रखा गया। देन ग्रामोफोन डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन। हेलीकॉप्टर डिस्कवर्ड बाय इगोर सिकोर्स्की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देन लाइट बल्ब थॉमस एडिसन। माइक्रोस्कोप जेनेसन। ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्ले। ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया था? बहुत बार पूछा गया है। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन। रेडियो गुग्लियल्मो मार्कोनी। देन स्टेथोस्कोप रेने लेनेक। एंड थर्मोमीटर गैलीलियो। थर्मोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? देन टेम्परेचर मेजर करते हैं। A 7-meter high sculpture known as Sadashiva representing 3 aspects of Lord Shiva is found at Dash Caves. सदाशिवा का जो 7 मीटर हाई स्कल्पचर है, फॉलोइंग ऑप्शंस में किस केव में पाया जाता है? देन सदाशिवा का जो स्कल्पचर है एलिफेंटा केव के एंट्रेंस में ही इनका स्कल्पचर है सदाशिवा का, जो 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड शिवा शो करते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया एलिफेंटा केव। इसी के साथ एसोसिएटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। जो एलिफेंटा केव है वो कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है ऑन दी घरापुरी आइलैंड, दैट इज एलिफेंटा आइलैंड। एलिफेंटा आइलैंड का अगला नेम क्या है? घरापुरी आइलैंड। ये भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन जो
स्टैचू है सदाशिवा का, उसका हाइट कितना है 7 मीटर है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंट्रेंस में ही लोकेटेड है सदाशिवा का स्टैचू। एंड जो मेन केव है एलिफेंटा केव का, उसमें जो ह्यूज शिवा का स्कल्पचर है उसका नेम क्या है, देन महेश मूर्ति। एलिफेंटा केव इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड द सदा शिवा जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ शिवा शो करते हैं, वो 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या है, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, जिसमें अघोरा और भैरव दिखाया जाता है लेफ्ट हैंड को। देन तप्त पुरुषा और महादेवा दिखाया जाता है सेंट्रल एंड फुल फेस को। वमादेवा और उमा दैट इज़ उमापति राइट हाफ को दिखाया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है, दैट इज़ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सेंटर महादेवा, राइट उमापति एंड लेफ्ट कौन, देन लेफ्ट अघोरी। देन उदयगिरी केव कहाँ पे लोकेटेड है, विदिशा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। भीमबेटका केव बहुत इंपॉर्टेंट केव है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। खंडागिरी केव लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा। उदयगिरी केव में टोटल 20 रॉक कट केव का एक ग्रुप है, दैट इज उदयगिरी केव लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। एंड खंडागिरी केव अनदर इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ केव ऑफ 15 रॉक कट केव्स लोकेटेड इन भुवनेश्वर ओडिशा। देन भीमबेटका केव किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर वकनर ने डिस्कवर किया था। 5000 ईयर ओल्ड पेंटिंग कौन से केव में पाया जाता है, भीमबेटका केव। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ट्रैक कर सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2003। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिए। Which of the following is a pivotal joint in the human body? Pivotal joint कौन सा है human body में following options में से? Then correct answer is joint where our neck join the hands is a pivotal joint in human body. आप पिक्चर में देख सकते हैं the various types of joint. ये देख सकते हैं आप, जो हमारा neck का joint है hand के साथ वो है pivot joint. ये देख सकते हैं जो हमारे elbow में joint है वो है hinge joint. wrist में जो joint है वो है condyloid joint. फिंगर्स में जो जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट। एंकल में जो जॉइंट है प्लेन जॉइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे है, देन हमारे थाइस में जो जॉइंट है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया जॉइंट वेयर आवर नेक एंड हैंड्स, जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड इज अ pivotal joint. Then pivotal joint is also known as rotary joint और trichoid joint. 3 ही प्लेसेस में पाइवट जॉइंट पाया जाता है, नेक, रिस्ट एंड एल्बो। एंड जॉइंट क्या है, जो 2 बॉडी के बोन्स को ज्वाइन करता है उसी को जॉइंट कहा जाता है। होप अब ये तो आप सब लोग को पता ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स के क्लासेस देख लेते हैं। 3 ब्रॉड क्लासेस है, मेन 3 क्लासेस ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। इमूवेबल जॉइंट जो मूव नहीं किए जा सकते, फॉर एग्जांपल बोन ऑफ द स्कल, जो हेड में जो बोन होता है वो इमूवेबल जॉइंट है, एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट। देन स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जो हमारा वर्टिब्रेट है, हमारा जो बैकबोन है वो स्लाइटली मूवेबल है। देन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, मोस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल, लाइक रिस्ट में जो जॉइंट है दिस कम्स अंडर फ्रीली मूवेबल। देन फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट है उसमें 6 टाइप के जॉइंट्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप जॉइंट है, देन सैडल जॉइंट जो बेस ऑफ द थंब का जॉइंट है, हिंज जॉइंट, नी एंड एल्बो जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो और फिंगर जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हैंड, नेक एंड रिस्ट जॉइंट, देन ग्लीडी और प्लेन जॉइंट, रिस्ट जॉइंट। Which newspaper was founded by महात्मा गांधी in South Africa in 1903? 1903 में महात्मा गांधी में फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा न्यूज़पेपर फाइंड किया था? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इंडियन ओपिनियन। बाकी सभी महात्मा गांधी ने फाउंड किया, बट 1903 में साउथ अफ्रीका में जो न्यूज़पेपर फाउंड किया था वो है इंडियन ओपिनियन। इसी के साथ हम अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। यंग इंडिया कब फाउंड किया गया था? यंग इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय होम रूल लीग अंडर द सुपरविजन ऑफ M.K. गांधी, दैट इज़ महात्मा गांधी। कब से कब तक ये न्यूज़पेपर चला? 1911 से 1931 तक ये न्यूज़पेपर चला। देन हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल लीग क्या है? इट इज़ अ बुक। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल लीग इज़ अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी 1909. इट एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन स्वराज, मॉडर्न सिविलाइजेशन एट्सेट्रा। देन ये जो गांधी का हिंद स्वराज है, ये 2 कैरेक्टर्स के बीच में डायलॉग है, रीडर एंड एडिटर। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग बस ये याद रखिए किसने लिखा है, किस ईयर में लिखा है, 1909। ये पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में।
Which part of the Constitution of India deals with finance, property, contracts and suits? Finance, property, contract and suit. ये कौन से पार्ट डील करता है इन सभी पॉइंट्स से? देन पार्ट नंबर 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट. करेंटली कितने हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट? देन 25 है. जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट हुआ था, एनफोर्स हुआ था, तब कितने थे? 22 पार्ट्स थे. अमेंडमेंट्स एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन से 25 है करेंटली. देन इसी के साथ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं. एडिशनल पॉइंट्स में हम सभी पार्ट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है. पार्ट 1 में मेंशन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4. पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप मेंशन है. पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35. पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी मेंशन है. पार्ट 4A आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज़. देन पार्ट 5 यूनियन के बारे में मेंशन है. यूनियन में जो हमारे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड वेरियस इंपॉर्टेंट सेंट्रल लेवल बॉडीज़. देन पार्ट 6 स्टेट दैट इज़ गवर्नर, एडवोकेट जनरल, उन सब का इस पार्ट 6 में मेंशन है. पार्ट 7 जो है वो रिपील कर दिया गया है. कौन से अमेंडमेंट से रिपील किया गया है पार्ट 7 वो आप लोग मेंशन कीजिए. इसमें पार्ट बी स्टेट्स था जो रिपील कर दिया गया. कौन से अमेंडमेंट से? देन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. चलो मैंने बता ही दिया. देन पार्ट 8 में क्या मेंशन है? यूनियन टेरिटरीज मेंशन है. पार्ट 6 में स्टेट्स, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज. ये आप लोग ध्यान दीजिए. पार्ट 7 राइट नाउ नहीं है, इट इज़ रिपील्ड. देन पार्ट 9 वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायत के बारे में मेंशन है. आर्टिकल 243 to 243O. देन पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज 243P to 243ZG. पार्ट 9B 243ZH to 243ZT कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. जो आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं मेंशन कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं. देन पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज. 11 रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट सूट. पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ये किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? देन ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ट्रेड एंड कॉमर्स. देन पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट. पार्ट 14A, ये 14A होगा, दिस इज़ 14, दिस विल बी 14A. ट्रिब्यूनल्स वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 14A एंड 14B में जो ट्रिब्यूनल्स है वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स. 14A में कौन सा ट्रिब्यूनल है एंड 323B में कौन सा ट्रिब्यूनल है ये आप लोग मेंशन करें. एक मैं बता देती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल. व्हाट इज़ द अदर ट्रिब्यूनल यू मेंशन इन कमेंट बॉक्स. देन पार्ट 15 में इलेक्शंस के बारे में मेंशन है. 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस. 17 ऑफिशियल लैंग्वेज. करेंटली हमारे कितने स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है? देन 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस है करेंटली इंडिया में एंड कौन से है वो भी मेंशन करें बिकॉज रिसेंटली ऐड हुए हैं न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, आएगा क्वेश्चन. देन पार्ट 18 में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस. इमरजेंसी प्रोविजंस साउथ अफ्रीका से लिए गए थे. देन पार्ट 19 मिसलेनियस. 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन. 22 शॉर्ट टाइटल डेट ऑफ कमेंसमेंट. आपको लग सकता है अभी मैंने बताया कि 25 एंड यहाँ पे तो है 22 पार्ट्स. देन जो पार्ट 4 है इस तरीके से, उसकी वजह से 9A 9B, उस वजह से 25 है टोटल. Which of the following can be classified as an artificial ecosystem? पोन्ड, फॉरेस्ट, लेक या गार्डन. आर्टिफिशियल मतलब जो ह्यूमन बींग्स अपने आप से बनाते हैं. देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा है? पोन्ड तो अपने आप ही बन सकता है, लेकिन जो गार्डन्स है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ह्यूमन क्रिएट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया गार्डन. इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग इकोसिस्टम. व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन इकोसिस्टम होता क्या है? देन इट इज़ अ चेन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग याद रखिए. बायोटिक क्या है? बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग. देन इकोसिस्टम जो वर्ड है या तो फिर टर्म है, फर्स्ट टाइम के लिए किसने डिस्कवर किया था या तो फिर किसने कॉइन किया था? A.G. टांसले ने कॉइन किया था इन द ईयर 1953. इकोसिस्टम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैट इज लैंड से एसोसिएटेड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम पानी से एसोसिएटेड. हाँ, एंड ऑल्सो वी कैन डिवाइड इट एज नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली ऑकर होता है एंड मैन मेड इकोसिस्टम दैट इज जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट करते हैं. इसी के साथ टेरेस्ट्रियल एंड आर्टिफिशियल एंड नेचुरल इकोसिस्टम में सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं. नेचुरल जो नेचुरली मेनी स्पीसीज एंड प्लांट्स
कंसिस्ट करते हैं। यहाँ पे स्पेसिस डाइवर्सिटी लो होता है आर्टिफिशियल में, बिकॉज ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी नेचुरल में बहुत हाई होता है, आर्टिफिशियल में लो होता है। फूड चेन लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होता है नेचुरल में, फूड चेन इनकम्प्लीट होता है आर्टिफिशियल में। देन इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस नहीं होता बिकॉज आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। नेचुरली सस्टेनेबल है नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरली अनसस्टेनेबल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। नेचुरल इकोसिस्टम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सी, ओशन एक्सेट्रा आर नेचुरल। हाउएवर आर्टिफिशियल में कौन कौन सा इंक्लूड कर सकता है? आर्टिफिशियल पूछा जाता है एक्वेरियम जहाँ पे फिश को रखा जाता है आर्टिफिशियली, ऑर्चर्ड दैट इज़ एक टाइप ऑफ गार्डन है जिसमें फ्लावर्स बेसिकली रखे जाते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। देन फार्मलैंड्स, गार्डन, दिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इंपॉर्टेंट वन। देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर 4 टाइप्स के होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तुंद्रा एंड डिजर्ट। फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड जो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है एज सवाना ग्रासलैंड एक्सेट्रा, उन सब में ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है घास फूस वाले। एंड जो बिग बिग ट्रीज होते हैं जो श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स, वो सब ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वो जो बिग ट्रीज है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तुंद्रा इकोसिस्टम कोल्ड क्लाइमेट एरियाज में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक और माउंटेन टॉप्स में। एंड डिजर्ट इकोसिस्टम हॉट क्लाइमेटिक रीजन में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सहारा डिजर्ट, थर डिजर्ट, इन सब में जो इकोसिस्टम है वो है डिजर्ट इकोसिस्टम। देन कम्स एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम फर्दर मैराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आप डिवाइड कर सकते हैं। मैराइन जो ओशंस में पाया जाता है दैट इज सलाइन वाटर, एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो फ्रेश वाटर दैट इज पोन्ड, लेक, रिवर, इन सब में पाया जाता है, उस इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। इसमें फ्रेश वाटर होता है, सलाइन नहीं होता है वाटर। सलाइन वाटर फाउंड इन ओशन एंड सी फॉर्म मैराइन इकोसिस्टम। Which of the following best represent the concept of net domestic product? Net domestic product following options में से कौन सा डिपिक्ट करता है? Then formula for net domestic product is gross domestic product minus depreciation. Gross national product minus depreciation forms NNP, that is net national product, and gross domestic product minus depreciation net domestic product. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया GDP minus depreciation. इसी के साथ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं. What is NDP? That is net domestic product, economic output ऑफ अ कंट्री, जो हमारे नेशन के अंदर जीडीपी मतलब क्या है? देन जीडीपी मतलब जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उन सब गुड्स को जब आप कंसिडर करोगे देन इट इज़ जीडीपी। एंड उन्हीं गुड्स में से जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस कर देने से कम्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन क्या है इसका एक बार मैं बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन जो आपके गुड्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो होता है, दैट इज़ जो आप बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, हाउएवर बिजनेस को चलाने के लिए खरीदते हैं, जैसे कि हो गया मशीनरी, लैंड, उस पर से आप बिजनेस करोगे, आप बेचोगे नहीं उन सबको, तो उसमें यूज़ करते करते जो ऑब्सोलीट हो जाता है, ओवर यूज़ ऑफ टाइम, उसका वैनिटरी वैल्यू कम जाता है। जैसे कि आपने आज एक बाइक लिया तो 2 साल बाद उस बाइक को उसी मनी में नहीं बेच सकते, उसी अमाउंट में नहीं बेच सकते जो आज आपने लिया, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन की वजह से। हो आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ आया? तो डेप्रिसिएशन जब माइनस किया जाता है जीडीपी से देन इट गिव्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन कम्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो है जो कंट्री के सिटीजन अर्न करते हैं, कंट्री के सिटीजन विच is earned by the citizens of the country both within the country as well as from abroad, that is country के boundary के अंदर and abroad जो Indian citizens earn करते हैं, and finished goods and सर्विसेज का वैल्यू जो है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी से डेप्रिसिएशन को माइनस करने से नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाउंड्री के अंदर एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कंट्री के सिटीजन से एसोसिएटेड है। ग्रॉस नेशनल इनकम जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है अर्न बाय नेशंस, पीपल एंड बिजनेस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एनुअल बेसिस में एग्जामाइन होता है, पूछा गया है, आप लोग ध्यान दीजिए, एनुअल बेसिस में। इसी के साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये सभी एनुअल बेसिस पे ही काउंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The dash states that no woman shall be arrested after sunset and before sunrise except under certain exceptional circumstances। कौन सा एक्ट के अंदर एक वुमन को सनसेट के बाद एंड सनराइज के पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता है? देन इट इज़ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर। अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर अ वुमन कैन नॉट बी अरेस्टेड
बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। एक्सेप्शनल कंडीशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन उसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर एक वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता सनराइज़ के पहले एंड सनसेट के बाद। एंड इसी के साथ ये एक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाउएवर दिस ईयर भी क्वेश्चंस आएंगे। व्हाई? बिकॉज रिसेंटली 1 जुलाई 2024 से न्यू एक्ट्स, न्यू क्रिमिनल लॉज इफेक्टिव हुए हैं इंडिया में। विच आर दोज? देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 2023 के बिल से जो 2024 में पास हुए एंड 2024 के जुलाई 1 से ये लॉज इम्प्लीमेंटेड है। इन्होंने कौन से प्रीवियस लॉज को जो ब्रिटिश इंडिया में पास हुए थे रिप्लेस किया है। देन आईपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस सीआरपीसी एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट। इसी के साथ अगर आपको इन क्रिमिनल बिल्स को अच्छे से जानना है देन आप इन पिक्चर को रेफ़र कर सकते हैं। मैं बस आपको ऊपर से बता देती हूँ। जो भारतीय न्याय संहिता है इसने इंडियन पैनल कोड 1860 में पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1860 में पास हुआ था। उसको रिप्लेस किया है। अदर पॉइंट्स यू सी इट योर सेल्फ। देन भारतीय साक्ष्य एक्ट, भारतीय साक्ष्य एक्ट कब पास हुआ था? देन 2023 में पास हुआ। किसको रिप्लेस किया? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट कब पास हुआ? देन 1872 में पास हुआ। रेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने आप से देख लीजिए। देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने किसको रिप्लेस किया है? इट रिप्लेस द सीआरपीसी एक्ट। सीआरपीसी एक्ट कब पास हुआ था? 1973। ये डेट्स मैं स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज इस साल न्यू क्रिमिनल बिल्स आए, न्यू क्रिमिनल लॉस आए, तो इन प्रीवियस डेट्स को पूछा जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड रेस्ट द प्रोविजंस यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है देन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। एंड थैंक यू।